मणिपुर में शांति कब लौटेगी? इस सवाल के जवाब की बाट जोहते 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। हालात ये है कि एयरपोर्ट से राजभवन जाने के लिए गवर्नर को सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों पर ताला लगाया जा रहा है। जनता सड़कों पर है। अधिकारियों से इस्तीफा और गवर्नर से माफी की मांग हो रही है। क्या है मणिपुर के हालात? राज्य परिवहन की बस से राज्य का नाम ही छिपाने की नौबत क्यों आई और क्यों हो रही है राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और सलाहकार के इस्तीफे की मांग? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा बनेंगे महाभियोग से हटाए जाने वाले पहले जज। एल&टी और मेघा इंजीनियरिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मेघा इंजीनियरिंग को टेंडर मिलने पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और इसका इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना है? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का शो खबरगांव समाचार। आज सुबह सुबह खबर आई कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के 3 महीने के भीतर ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बीजेपी नेता थोकचोम राधेश्याम सिंह ने 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया। राधेश्याम समेत 10 विधायकों ने गवर्नर अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। इसमें अधिकतर मैतेई विधायक हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये जोर ज्यादा देर तक टिका नहीं और दिल्ली से दबाव पड़ने के बाद इसे राजभवन की कर्टसी विजिट बता दिया गया। दोपहर होते होते सरकार बनाने का दावा धूमिल हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने के मूड में नहीं है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं। हालात कैसे हैं, इसकी एक बानगी देखिए। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के गवर्नर है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं। बीते दिन यानी 27 मई को नई दिल्ली से इम्फाल लौट रहे थे। इम्फाल एयरपोर्ट से राजभवन का रास्ता करीब 7 किलोमीटर का है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं, लेकिन गवर्नर साहब 20 मिनट की ये दूरी सड़क मार्ग से नहीं तय कर पाए, क्योंकि सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था जो राजभवन कूच करने की तैयारी में थे, जिसके चलते गवर्नर अजय भल्ला सेना के हेलीकॉप्टर से 7 किलोमीटर दूर राजभवन तक गए। क्योंकि राजधानी इम्फाल की सरकारी बिल्डिंग्स के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था। हजारों की संख्या में छात्र और महिलाएं सड़क पर पोस्टर लेकर खड़ी थी जिन पर लिखा था अजय भल्ला माफी मांगो। प्रदर्शनकारियों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार लिखे साइन बोर्ड्स पर कीचड़ पोत दिया। ये प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी यानी कोकोमी की ओर से किया गया था। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के लोगों से गवर्नर अजय भल्ला माफी मांगे और राज्य के मुख्य सचिव और सुरक्षा सलाहकार इस्तीफा दें। लेकिन सवाल ये है कि ये मांग आखिर क्यों हो रही है? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने मणिपुर का अपमान किया है। दरअसल 20 मई को मणिपुर राज्य परिवहन की एक बस इम्फाल से उखरूल जा रही थी। इम्फाल से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पहाड़ी जिला नागा बहुल है। 20 मई से वहां शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया जाना था। 2023 में राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार के लिए ये बड़ा मौका था। इस अवसर पर राज्य सरकार ने पत्रकारों की एक टीम को भी महोत्सव कवर करने के लिए उखरूल भेजा। इन्हें राज्य परिवहन की बस से भेजा गया था और ये बस अभी 25 किलोमीटर दूर ग्वालटाबी ही पहुंची थी कि एक चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों ने रोक लिया और कथित तौर पर बस पर लिखे मणिपुर राज्य परिवहन में से मणिपुर को सफेद कागज से ढकवा दिया गया। बस में मौजूद पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इसे राज्य का अपमान बताया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में कुकू बहुल जिले कांगपोकपी से गुजर रही मणिपुर राज्य परिवहन की बस पर गोलीबारी की गई थी। तब से कुकी इलाकों से राज्य परिवहन की बसों के गुजरने पर प्रतिबंध है और रास्ते में बस को 3 कुकी बस्तियों से होकर गुजरना पड़ता। इसलिए सुरक्षा बलों ने बस को रोका। यात्रा के आयोजकों ने ऐसे में मणिपुर को कागज से ढकने का सुझाव दिया। हालांकि सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय ने मणिपुर नाम को ढकने का सुझाव देने से इनकार किया है। हालांकि मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में इसे मणिपुर की पहचान, गौरव और सम्मान का अपमान माना गया और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कोकोमी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये मैतेई समुदाय के हितों के लिए बनाई गई संस्था है।
कोकोमी ने राज्यपाल अजय भल्ला से माफी मांगने की मांग रखी है। साथ ही राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मुख्य सचिव पीके सिंह और डीजीपी राजीव सिंह से इस्तीफा मांगा है। कोकोमी के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि मसला ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी। राज्य के दो मुख्य समुदायों कुकी और मैतेई के बीच। कुकी समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आता है, जबकि मैतेई समुदाय लंबे समय से एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। कुकी और अन्य 32 जनजातियां इसका विरोध करती हैं, क्योंकि राज्य की आबादी, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और संसाधनों में मैतेई समुदाय प्रभावी है। हालांकि वो जमीन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि इम्फाल घाटी के चारों ओर का इलाका पहाड़ी है और आदिवासियों के लिए संरक्षित है। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया और एसटी स्टेटस दिए जाने के लिए सिफारिश करने का आदेश मणिपुर सरकार को दिया। इस फैसले का विरोध हुआ, जो हिंसक हो गया, और ऐसा हुआ कि 2 साल हो गए, खत्म ही नहीं हो पा रहा। दोनों समुदायों के लोगों ने अपने अपने हथियारबंद लड़ाके तैयार कर लिए हैं। पूरे राज्य में इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान तैनात हैं, फिर भी हिंसा नहीं रुक रही। अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं और करीब 70,000 लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। फरवरी 2025 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसके बाद पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को गवर्नर बनाकर भेजा गया। अजय भल्ला को अभी आए हुए 3 महीने ही हुए हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में केंद्र सरकार का जोर फिलहाल सरकार गठन की जल्दीबाजी में नहीं दिखाई देता। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। मामला टेंडर का है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने 14,000 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाले। बहुत सारी कंपनियों ने टेंडर भरा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक L&T ने भी भरा, लेकिन L&T का कहना है कि उसे बिना कारण बताए या सूचना दिए प्रक्रिया से अयोग्य करार दे दिया गया, जिसके बाद L&T ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने MMRDA को फटकार लगाई और कहा कि या तो आप टेंडर दोबारा जारी करिए या फिर हम स्टे लगा देंगे। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच कर रही थी। L&T का कहना है कि टेंडर को मनमाने और गैर पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया है। L&T ने दावा किया कि जिस कीमत पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है, उसकी तुलना में L&T ने करीब 3,100 करोड़ रुपए कम की बोली लगाई थी। यानी 3,100 करोड़ रुपए कम की बोली लगाने के बाद भी L&T को अयोग्य घोषित कर दिया गया और जिस कंपनी ने ज्यादा कीमत की बोली लगाई उसे टेंडर मिल गया। साथ ही ये भी कहा कि अगर एक बार कोई कंपनी अयोग्य है तो फिर पैसे मायने नहीं रखते। इस पर CJI गवई ने कहा कि अगर ये जनहित का मामला है तो फिर पैसे का भी सवाल बनता है, लोगों का पैसा बचेगा। CJI ने L&T को अयोग्य करार दिए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि ये यकीन करना मुश्किल है कि केंद्र सरकार ने उसे सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन के लिए चुना है। MMRDA ने कहा कि उसके पास L&T को अयोग्य घोषित करने की पर्याप्त वजह हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने तथ्य रखने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। कम कीमत की बोली लगाने के बावजूद L&T पर मेगा इंजीनियरिंग को तरजीह दिए जाने पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे। आपको बता दें कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साल भर पहले भी सुर्खियों में आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने वालों का नाम उजागर हुआ था। हैदराबाद की यह कंस्ट्रक्शन कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। मेगा इंजीनियरिंग ने इसमें से 584 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए, जबकि 195 करोड़ रुपए BRS को और 85 करोड़ रुपए DMK को, बाकी अन्य पार्टियों को। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा है, मई 2023 में इसका टेंडर मिलने से ठीक 1 महीने पहले मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से 115 करोड़ रुपए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को दिए गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के 1 महीने बाद ही मेगा इंजीनियरिंग को टेंडर मिल गया था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अगली खबर भी ज्युडिशरी से जुड़ी हुई है। आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी थी, जहां आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों को नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विश्वसनीय सबूत पाए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने 9 मई को बताया था कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी और महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में क्या है, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था और उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया था। सरकार प्रयास करेगी कि दोनों सदनों में आम सहमति से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक महाभियोग प्रस्ताव तो कई जजों के खिलाफ आ चुके हैं, लेकिन किसी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया तो किसी के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। अब तक कोई भी जज महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की तरफ। पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 राज्यों में सरकार ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा की है। ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 29 मई से शुरू होगी। इस मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार 7 मई को मॉक ड्रिल की घोषणा हुई थी और भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। फिर से सरकार ने इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेना बताया है, जिसके माध्यम से राज्य की सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित किया जा सके। आज का खबरगांव समाचार यहीं समाप्त होता है। यह समाचार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस समाचार को लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अभिषेक ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।